इस वक्त की अगर हम बात करें तो मौजूदा तस्वीरें हैं अल्पसंख्यक आयोग की, जहां पर एक इंसाफ की सभा कक्ष लगाई जाती है। और यकीन कीजिए, जो विश्वास, जो यकीन हम भगवान पे, ईश्वर पे, खुदा पे रखते हैं, उसी विश्वास की आस में हम लोग यहाँ पर जमा होते हैं और अपनी फरियादों को यहाँ के जो इंसाफ परस्त शख्सियत हैं, जो इस सभा कक्ष में बैठते हैं, उनके सामने अपनी फरियादें करते हैं। और मुमकिन है कि इस दरबार से कोई भी बेइंसाफी नहीं हुई है और इंसाफ मिला है। ये जो तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो लोग थक जाते हैं, टूट जाते हैं कंप्लेंट कर करके, तो उनको एक रास्ता नजर आता है कि अब हमें अल्पसंख्यक आयोग में और अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ पर फरियाद करे और उस फरियाद को सुना जाए। जानने की कोशिश करते हैं जो फरियादी हैं कि वो क्या क्या फरियाद लेके आए हैं और किस स्तर पे यहाँ पर उन फरियादों को पूरा किया जाता है। सर, मैं आप मेरा नाम आफाक हुसैन और मेरी वाइफ का नाम है नुसरत परवीन। सर, क्या मामला है? मामला ये है कि हमें 40 साल पहले एक सूत्रीय कार्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हमें एक ज़मीन दी गई थी। और उसका उसका पट्टा सन 1988 में बनाया गया, लेकिन वो गलत लोकेशन का बना दिया गया और उसको फिर रद्द भी कर दिया गया, जिसकी हमको कोई सूचना नहीं दी गई। 36 साल के बाद हमको एक सूचना दी गई पटवारी के द्वारा कि तुम्हारा पट्टा रद्द कर दिया गया है। तो आरटीआई के द्वारा हमने पूछा कि हमें कारण बताया जाए कि हमारे पट्टा क्यों रद्द किया गया। तो आरटीआई उसका कारण नहीं बता पाई। ये कितनी जगह आपने इसके लिए धक्के खाए या क्या मुसीबत? इसके लिए तहसील में हमने बहुत धक्के खाए हैं और करीब 4-5 साल से धक्के खा रहे यहाँ हैं। पर कब आपने आयोग में? यहाँ पर भी करीब करीब 2 साल हो गए। कैसा लगता है? यहाँ पर हमारी बहुत मदद हुई है और आज तक भी मदद हो ही रही है। और डीएम साहब को लिखा गया है, वो लोग जवाब ही नहीं देते। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा जो है, हमको ना तो कारण बताया जा रहा है कि हमारा पट्टा क्यों वो किया, और ना ही रिस्टोर किया जा रहा है, जबकि एक तहसीलदार ने वादा किया। मैं संक्षेप में ये जानना चाहूंगा, आपको यहाँ पर आके कैसा महसूस हो रहा है? कितने मुतमईन हैं आप? हाँ, मैं तो यहाँ पर मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर से मदद की जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपसे। और हमें उम्मीद है कि यहाँ से कोई भी फरियादी मायूस नहीं लौटेगा। एक महिला है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या मामला है आपका? और यहाँ पर हमने देखा भी है और हम समझते भी, जानते भी कि जब कहीं इंसाफ नहीं मिलता तो अल्पसंख्यक आयोग में आके फरियादी फरियाद को बहुत गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ और एक हक के साथ सुना जाता है और उसका इंसाफ किया जाता है। तो आपका क्या मामला है और आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रिहाना परवीन है। मैं एक अधिवक्ता हूँ। देहरादून में ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। 2022 से मेरे साथ वहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है मेरा कचहरी में। कुछ अधिवक्ता हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे। कभी मेरा काउंटर फेंकते हैं, कभी कुछ करते हैं। मेरे मुंशी को भी इन्होंने मारा पीटा था, कान का पर्दा फाड़ दिया था। तो मेरी कहीं सुनवाई नहीं, तो मैंने यहाँ अल्पसंख्यक में एप्लीकेशन डाली। तो फिर अब मैं उम्मीद से आई हूँ कि यहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा और पूरी उम्मीद है मुझे यहाँ पर। क्योंकि हम भी जानते हैं दर्शकों कि ये वो विभाग है जहाँ पर भगवान खुदा की विश्वास के साथ यहाँ लोग आते हैं और जहाँ पर इंसाफ परस्त जो ये सभा कक्ष में बैठते हैं वो इंसाफ ही करते हैं और इंसाफ मिलना हर एक का जायज़ है। मौजूदा तस्वीरें हैं अल्पसंख्यक आयोग की। अभी जो हमने बाहर आपको एक नज़ारा दिखाया है जहाँ पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर, एक आस लेकर, मन्नतों के साथ, दुआओं के साथ और प्रार्थनाओं के साथ यहाँ पर आते हैं अल्पसंख्यक आयोग में और इंसाफ के लिए वो चेहरा तलाश करते हैं कि जहां उनको पूरा विश्वास होता है। ऐसी शख्सियत, ऐसी चेहरा हम रूबरू कराते हैं। आप हैं नवाब साहब, और जो यहाँ पर अध्यक्ष पद पर है और एक इंसाफ की मूरत की तरह इंसाफ करते हैं, हक तलफी ना हो जाए इसका बहुत ख्याल रखते हैं, एहतमाम रखते हैं। और यकीनन जो लोग यहाँ पर फरियाद लेके आ रहे हैं, एक दिल में खुशी के साथ इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और खुदा का, भगवान का शुक्राना अदा कर रहे हैं। सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और ऐसे कार्यों के लिए, क्योंकि खुदा जिससे राजी होता है उसको एक हक के लिए एक आवाज बना देता है। हक मिलना नामुमकिन है इस दौर में,
फिर भी आपकी सभाओं में हमने देखा, आपकी सभा कक्ष में, कि जो लोग बड़े टूट चुके थे, मायूस हो चुके थे, वक्त ने, गर्दिशों ने खून के आंसू रुला दिए, कुछ विभागों ने रुला दिए, तो वहां यहाँ पर आने के बाद बहुत मुतमईन होता है। सर, इतना मुमकिन नहीं होता इस दौर में इतना इंसाफ मिलना। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो आयोग गठित हुआ है, ये अल्पसंख्यक समाज के जो तबका दबा हुआ है, जो गरीब तबका है, जो मजलूम है, जिसके पास इतने पैसे नहीं होते कि कोई वकील करे या कोर्ट जाए, या उसको न्याय की आस नहीं मिले, कहीं प्रशासन से नहीं मिले, या कहीं से भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो आयोग में एप्लीकेशन लगाता है। और हमारा काम यह है कि उसकी एप्लीकेशन को, हम उसकी पीड़ा को गंभीरता से लेते हैं, उसको समझते हैं, उसकी उत्पीड़न को समझते हैं, उस पर जो भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बनती है, जो भी आयोग को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के तहत हम पूरी तरीके से उस प्रक्रिया को चलाते हैं। एक न्याय प्रक्रिया के तहत ये कार्य हमारा चलता है। बहुत सारे लोगों को न्याय मिलता है, चाहे वो कोई पीड़ित पुलिस से होता है, या किसी अधिकारी से पीड़ित है, शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से पीड़ित है, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अगर समाज के किसी वर्ग से, विशेष वर्ग से, या जो बहुसंख्यक व्यक्ति है उससे पीड़ित है, तो वो आयोग में एप्लीकेशन देता है। हमारे पास लगभग हर वर्ष 600-700 मामलों की सुनवाई हम हर वर्ष करते हैं, और हमने उनका निस्तारण किया है। वैसे तो हमारे पास साल में लगभग 1200 से 1500 प्रार्थना पत्र आते हैं। बहुत सारे प्रार्थना पत्रों को हम दर्ज भी नहीं करते हैं। उनको निस्तारण बिठा करके, अधिकारियों को बिठा करके, वक्त मौके पर बुला करके उनका निस्तारण हम करते हैं। आज उसी क्रम में देहरादून में हरिद्वार और देहरादून से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई है। इसके अलावा अभी 20 तारीख को उधम सिंह नगर नैनीताल जिले की सुनवाई होगी। हम हर 15 दिन में आयोग की सुनवाई भी करते हैं, और हर 15 दिन के अंदर एक समीक्षा बैठक भी करते हैं, जो अधिकारियों की अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाओं की समीक्षा होती है, विकास के कार्यों की समीक्षा होती है, किस तरीके से विकास के कार्य हो रहे हैं, उनकी क्या गुणवत्ता है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है, बच्चों को वजीफा मिल रहा है, बच्चों को फ्री शिक्षा मिल रही है, बच्चे क्या सरकारी योजनाओं का किस तरीके से लाभ ले रहे हैं, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी भी समीक्षा करते हैं हम। सर, आप काबिल तारीफ हैं, और जहां तक कि हमने लोगों की राय ली है, बहुत मुतमईन है। इतने सारे फरियादी और इतनी सारी फरियाद को पूरा करना, उनका निवारण करना अपने आप में आसान नहीं होता। सर, दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं कुछ मामले ऐसे आते हैं कि जो एक रूह तक को झंझोड़ देते हैं। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई हादसा या ऐसा कोई मामला है? बहुत सारे मामले आते हैं। कभी सना है अल्मोड़े की लड़की, बच्ची, उसको जो है कोविड के समय में उसका बता दिया, उसको पास है बीए में, बीए के तीनों पार्टों में, जो 3 उसके होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसको एमए का एग्जाम भी दिलवा दिया। एमए उसने कर लिया। जब वो पीएचडी करने चली तो उसको बीए फेल की मार्कशीट दे दी। ऐसा जब मामला आया, हमने उसकी जांच कराई, उसमें पूरी तरीके से कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की और एग्जामिनर की पूरी खता थी। पूरी तरीके से उन्होंने नियम चेंज करे, तब के कोविड समय में किसी भी बच्चे को फेल करने के लिए एग्जाम में ये शासन आदेश हो चुका था, उस शासन आदेश का पालन नहीं किया गया था। हमने उसको न्याय दिलाया। वो बच्ची मेंटली अपसेट हो चुकी थी। उसकी स्थिति ये थी कि वो 4-4, 5-5 गोलियां डिप्रेशन की खा रही थी, और वो ये कहती थी अगर बीए पास की मार्कशीट नहीं मिली, मुझे इंसाफ नहीं मिला, हो सकता था वो बच्ची खुदकशी कर ले। ऐसे भी मामले हमारे पास आते हैं, जो इतने उत्पीड़ित हो जाते हैं, उनका इतना उत्पन्न होता है कि वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं। हमें उन्हें मानसिक रूप से भी मेकअप करना पड़ता है, उनको मानसिक रूप से समझाना पड़ता है, उनको इस तरीके से न्याय दिलाना पड़ता है कि वो अपनी उस स्थिति में आए जो जनरल स्थिति उनकी होती है। ऐसे भी मामले हमारे पास आते हैं। और जो लोग, हमारा सोचना ये है कि हमें अगर इस पद पर बिठाया गया है तो पीड़ित को न्याय मिले, और हम इसमें पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, और अपने वक्त के अनुसार पूरा वक्त इसमें दे करके उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर संभव और हर कोशिश अपनी करते हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल शिक्षा को लेके बहुत सारा इस वक्त
उत्तराखंड देवभूमि अगर देखा जाए तो एक शिक्षा का केंद्र हब है, शुरू से माना जाता है। मगर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और उनका उत्पीड़न, पहले वो माँ बाप का उत्पीड़न क्या करते थे किसी जमाने में, अब बच्चों का शोषण भी कर रहे हैं, उन्हें बंधक भी बना रहे हैं और उनका मानसिक उत्पीड़न भी कर रहे हैं, मनोबल भी तोड़ रहे हैं। सर बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे विभाग है, कहीं ना कहीं विफल नजर आए। एक अल्पसंख्यक आयोग और एक आपकी जिम्मेदारी ने कहीं ना कहीं स्कूलों की कमर को तोड़ा है। सर इनके लिए आगे क्या सख्त देखिए, इसके लिए हम सरकार से बात कर रहे हैं। इन स्कूलों पर अगर हम फीस पर और उनकी दादागिरी पर, उनके द्वारा जिस तरीके से बच्चों का उत्पीड़न किया जा रहा है और गरीब बच्चों का ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले उनकी परसेंटेज गरीब बच्चों को पढ़ाने की होनी चाहिए, उनका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। उन स्कूलों पर निगाह रखना है और शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को हमने कर रखा है और हम इस पर कोई शासन आदेश जल्दी कराएंगे।